हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान रेट लेवल 1 का एग्ज़ाम होने वाला है 28 फरवरी 2025 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके राजस्थान रेट लेवल 1 के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए, राजस्थान रेट का जो एग्ज़ाम हुआ था वर्ष 2011 में, तो जो आपका हिंदी वाला पार्ट है भाषा वन में, इसमें टोटल 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो पूरे के पूरे 30 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेगा, बीच से छोड़कर कोई बच्चा नहीं जाएगा। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि विद्यालय शब्द में क्या है, स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी या इनमें से कोई नहीं। तो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपसे यह पूछा जा रहा है कि विद्यालय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी। तो सबसे पहले आप विद्यालय की संधि कर लीजिए। तो विद्यालय की संधि क्या होती है? विद्यालय की संधि होती है विद्या धन आलय। इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा आ, करेक्ट है, और इसको भी मान लिया जाएगा बड़ा आ। बड़ा प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना? तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बना बड़ा आ। तो नियम के अनुसार बड़ा आ किस में आता है? बड़ा आ आता है दीर्घ स्वर संधि में, लेकिन ऑप्शंस में दीर्घ स्वर संधि तो दी नहीं गई है। वैसे विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि होती है, इसलिए अगर दीर्घ स्वर संधि नहीं दी गई है तो आप स्वर संधि पर टिक कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, तो 31 का जो आपका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? प धन वन होगा, पव धन अन होगा, पो धन अन होगा या पव धन ना होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिस भी करते रहिए आप लोग। तो पवन की संधि विच्छेद क्या होती है? पो धन अन। क्या होता है? पो धन अन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखिए, ये तो आप लोगों ने कर लिया कि पवन में पवन की संधि होती है पो धन अन। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पवन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यानी इसमें संधि का नाम क्या होगा, तो देखिए इसको मान लिया जाएगा ओ, और इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। तो ओ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? अब बना, जिसमें अब आए अब आओ हो जाता है। वैसे ओ प्लस आ मिलकर बना अब, और अब किस में आता है? अब आता है अयादि स्वर संधि में। तो अगर आपसे पूछ लिया है कि पवन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो पवन में अयादि स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी में वचन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। 1 2 3 या अनगिनत। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में वचन होते हैं कुल 2। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। ये आपको ध्यान में रखना है, एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक वचन की। तो एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप में किसी व्यक्ति वस्तु आदि के एक होने का बोध होता है। यानी शब्द के जिस रूप में किसी व्यक्ति वस्तु आदि के एक होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं एक वचन। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया आदि। अगर मैं बहुवचन की बात करूं तो शब्द के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कि नदी का नदियां हो जाएगा, स्त्री का स्त्रियां हो जाएगा, घोड़े का घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, रुपया का रुपए हो जाएगा इत्यादि। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। आगरा का बहुवचन क्या होता है? देखिए, आगरा का कोई बहुवचन नहीं होता है। ना आगरे होगा, ना आगरो होगा, ना आंगारे होगा। ले इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, बहुवचन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए।
तो जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अविकारी शब्द। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अविकारी शब्द को सरल शब्दों में समझ लीजिए, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला ना जा सके वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अब, कब, क्यों, पर, मैं, बहुत, अधिक, कम, हाँ, नहीं, लेकिन, जल्दी, शीघ्र आदि। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न क्या है कि शब्द के सही रूप का चयन करें। तो देखिए यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तृष्णा। तृष्णा, तृष्णा जो है ना वो ऐसे ही लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। एक ऑप्शन जो है वो गायब हो चुका है। कवि का स्त्रीलिंग रूप, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है मेरे प्यारे बच्चों कवयत्री। इसे आप कवयत्री कह सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संस्कृत, तद्भव, तत्सम या देशज। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था, शायद अगर आपको याद हो तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो आप एग्जाम में ना कर पाए। अगला प्रश्न था, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास या तत्पुरुष समास। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। दोनों शब्द प्रधान हो उन्हें कहते हैं द्वंद्व समास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अब देखिए द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका क्या है। एक तरीका तो ये हो गया कि जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अगर बीच में योजक चिन्ह दिया जाए वो भी द्वंद्व समास होता है। अब जो कोई संख्यावाची शब्द हो जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, इस प्रकार से संख्यावाची शब्द होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, यानी एक शब्द को जोड़कर दूसरा शब्द को जोड़कर, अलग अलग शब्द दोनों शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द बन जाए उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे भी पहचान सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, ऐसे भी आप लोग पहचान सकते हैं तत्पुरुष समास को। ठीक है, को, के जैसे ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, उज्ज्वल। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, उज्ज्वल। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। तो आधे जा कहाँ पर है? उज्ज्वल ये रहा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, एक बार देख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होता है? आरक्त होगा, विरक्त होगा, निरक्त होगा या आशक्त होगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनुरक्त का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है, तो विपरीत अर्थक शब्द और विलोम शब्द दोनों एक ही होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब आप अनुरक्त का विलोम शब्द करते हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा अनुरक्त का? तो अनुरक्त का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों विरक्त। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? तो ये देखिए यहां पर आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब जैसे कि शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये तो कुछ सही लग रहा है। काष्ठ हुआ, घृत हुआ, घोड़ा, ये तो गलत हो जाएगा भाई। ओष्ठ ये भी गलत हो जाएगा, किताब नहीं होगा। निठुर, चम्मच, हाथी, ये भी गलत हो जाएगा। तो शर्करा, पवन, शर्करा भी देखिए संस्कृत भाषा का शब्द है, पवन भी संस्कृत भाषा का शब्द है, ज्येष्ठ भी संस्कृत भाषा का शब्द है और अग्नि भी संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 43वां क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। 43वां प्रश्न क्या है कि किस शब्द में
कु उपसर्ग नहीं है। अब किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। कु मतलब जो स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। कुकर्म, कुरूप, कुशल, कुचाल, किसमें कु उपसर्ग नहीं है। तो कु, कुशल, कुरूप, कुकर्म, कुचाल, कुधनरूप, कुधनशल, ये तो बन नहीं रहा, कुधनशल, कुधनकर्म, कुधनचाल, लेकिन कुशल में जो है कु उपसर्ग नहीं होगा। चाहे आप इसको तोड़कर देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो इन, पुजारिन, पुजारिन में इन प्रत्यय होगा। कठिन, कठिन, इन, कठिन, इन, इसमें भी इन निकल रहा है। चिन्ह, चिन्ह, इन, मीन, इन, मीन, इन, लेकिन चिन्ह में जो है ना, चिन्ह में बोलकर देखिए कि इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हो। चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह में नहीं निकल रहा है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। कठिन, मीन, मीन में तो लग नहीं रहा है। कठिन, इन, चिन्ह, पुजारिन, पुजारिन में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पढ़कर देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन कठिन, इन सिर्फ ना निकल रहा है इसमें। मीन, इसमें भी ना निकल रहा है सिर्फ। चिन्ह, इसमें भी ना निकल रहा है। लेकिन पुजारिन, इन, इन, इन इसमें निकल रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं। कर्मधार समास, द्वंद्व समास, अवयव समास या द्विगु समास। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो संख्यावाची शब्द होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगर बीच में योजक चिन्ह दिया जाए तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अव्यय भाव, जहां पर यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर आए, वहां पर होता है अव्ययभाव समास। करेक्ट है। जैसे कि यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये होते हैं आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण। अगर मैं कर्मधार समास की बात करूं, बात करूं जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा एक पद उपनाम तथा दूसरा पद उपमेय हो तो वो कर्मधार समास कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है, इसे किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए। द्वंद्व समास किसमें होगा? लंबोदर, इसमें तो अव्ययभाव समास। अंधकूप, अंध अलग है, कूप अलग है, तो यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। शरणागत में भी नहीं होगा। नर नारी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि बीच में जब भी योजक चिन्ह होता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास किसमें होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा नर नारी के बीच में योजक चिन्ह आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है कि नगर में रहने वाला को क्या कहा जाता है? शहरी, नागर, नगर बधू या नौकर। नगर में रहने वाला, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसे आपको समझ के करना होगा। तो नगर में रहने वाला को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। किसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं? शैशव, लोहा, लकड़ी या पुस्तक। तो जातिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो शैशव में जो है ना, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। जातिवाचक संज्ञा को आप सरल शब्दों में समझ लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा होती क्या है। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का पूरी जाति का बोध कराती हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, पर्वत, लकड़ी, लड़की आदि। नदी, पर्वत, लड़की आदि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो मैंने आपको क्या बताया, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। तो से किस में आ रहा है? अपादान से। तो इसमें जो मेन जो कॉमन है ना, मेन जो कॉमन है वो है
से निम्न में से इसमें में जो है में इसमें मेन, इसमें जो मेन जो पॉइंट है वो है में। तो में किस में आ रहा है? में कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। तो मैं किस में आ रहा है? मैं आ रहा है संप्रदान कारक की बात हो रही है। तो संप्रदान में क्या आता है? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो को के लिए, तो को संप्रदान में को के लिए होता है। तो संप्रदान कारक पूछा जा रहा है, इसमें मैं नहीं होगा। निम्न में से किस वाक्य संप्रदान कारक है? तो संप्रदान कारक की पहचान कर। तो संप्रदान कारक में क्या आता है? के को। तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, इसमें को आ रहा। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान को के लिए, तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो इसमें जो है संप्रदान कारक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह स्वतः ही जान जाएगा, जैसे कि ये व्यक्ति लेटा हुआ है, उसके पास एक वस्तु रखी है, तो जब वो उसकी आंखें खुली, जब वो नींद से जागा, उसने अपने बगल में एक वस्तु को देखा, तो वह स्वतः ही जान गया, यानी कि जो वस्तु है यानी उसकी अब निजी हो गई है, यानी वो वस्तु किसी ने रखी लेकिन वो वस्तु उसकी ना रहकर उस व्यक्ति की रह गई है। जब वो सोकर उठा और उसने उस वस्तु को देखा, यानी उसकी वो वस्तु निजी हो गई है, तो इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो आपको यह बताना था कि संयुक्त क्रिया किसमें होगी। संयुक्त क्रिया को सरल शब्दों में समझ लीजिए, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे घन श्याम रो चुका, श्याम रोने लगा, वह घर पहुंच गया। तो देखिए, इन वाक्यों में रो चुका, रोने लगा या पहुंच गया, ये संयुक्त क्रियाएं हैं। तो इसमें आपको संयुक्त क्रिया के, वह प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, इसमें संयुक्त क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता में समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय और एक ही क्रिया, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपसे उद्देश्य पूछा जा रहा है, इसके लिए ना कोई ट्रिक है, से समझने का फेर होता है। मोहन होगा, खरीदारी होगी, घूमना होगा या बाजार। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो इस वाक्य में मोहन बाजार जा रहा है, बाजार से क्या मतलब है? क्योंकि मोहन जो है वो उद्देश्य है। मोहन बाजार जा रहा है, शॉपिंग करने के लिए जा रहा है या कोई चीज़ लेने के लिए जा रहा है, इसलिए मोहन जो है उद्देश्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है? ध्यानपूर्वक देखेगा वीडियो को बीच से छोड़कर नहीं जाना है। निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा होगा? तो देखिए, यहाँ पर मिश्रित वाक्य की पहचान करनी है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, शायद आपको याद हो। अगर मैंने सुना है कि नीना पास होगी, अब देखिए यहाँ पर मिश्रित वाक्य हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुना भी है, इसमें नीना भी है, पास भी हो गई है, तो यानी अनेक चीज़ों का इसमें मिश्रण किया गया, इसलिए ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कोई ट्रिक प्रयोग नहीं होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो निर्देशक चिन्ह इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर किसी कथन उद्धरण करते समय विराम चिन्ह का प्रयोग करना, तो निर्देशक चिन्ह होता कैसा है? निर्देशक चिन्ह ऐसा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, तो इनमें से सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा होगा? देखिए और फिर आंसर दीजिए। जो पत्र आज आया है कहां पर है, ये आपका सही विराम चिन्ह वाला हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, शेर को सामने देखकर खालिस्तान, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए। शेर को सामने देखकर यह किस मुहावरे से पूर्ण होगा? तो शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, यानी कि आप डर गए, जाहिर सी बात है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सही मुहावरे की पहचान करनी है यहां पर, देखिए आपको। नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना, सही मुहावरा कौन सा होगा ये आपको बताना है। आंखों में धूल झोंकना ये आपका सही मुहावरा हो जाएगा। ये थोड़ी होगा नेत्रों में मिट्टी डालना, ये थोड़ी सही हो जाएगा। आंखों में रेत फेंकना, आंखों में कचरा डालना, ये थोड़ी होता है। आंखों में धूल झोंकना, वो निकल गया, यानी कि पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चोर भाग गया। अगला क्वेश्चन देखेगा। हाथ ना आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? पकड़ में ना आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। हाथ ना आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? पकड़ में ना आना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या होता है? चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। सिर फिर जाना, तो सिर फिर जाना इसे आप क्या कहेंगे? यानी कि आपने यूपी टॉप कर दिया, अच्छे नंबर आ गए, आपके जो यार दोस्त से आपसे मिलने वाले जो थे उनसे आप ढंग से बात नहीं कर रहे हो, तो आपने यूपी टॉप कर दिया, जाहिर सी बात है क्लास के बच्चों से आप बात नहीं कर रहे, यानी कि आप अहंकारी हो गए हो, अहंकारी हो जाना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तो ये थे आपके हिंदी के कुल 30 क्वेश्चंस। तो 30 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आज की ये क्लास अगर आप लोगों को वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।